स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नाइटेक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको अदर बुक्स को एक्सप्लेन करने वाली हूं। ये जो चैप्टर है जो हम जनरल्स बनाते हैं, उसमें जनरल्स के अलावा भी कई बुक्स तैयार की जाती हैं, उसी से रिलेटेड हैं। इससे पहले का जो चैप्टर है कैश बुक, उसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी करा दिए हैं टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन 2024 की बुक के। आज यहाँ से हम अदर बुक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर मैं सभी चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करती हूँ, साथ ही साथ एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी कराती हूँ। यदि इन चैप्टर्स की आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मेरे स्टडी नाइटेक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी अवेलेबल कराऊंगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं किस चैप्टर से? अदर बुक्स से। अब अदर बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आती हैं? क्यों ऐसा है कि एक चैप्टर अकेले कैश बुक के लिए बनाया गया है और बाकी एक चैप्टर में अदर बुक्स बताई गई हैं? कैश बुक जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट भी बड़े हैं, इसलिए उसे एक चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जो अदर बुक्स कौन कौन सी होती हैं उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा, जो अभी हम देखेंगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसे ध्यान से समझो। क्या कह रहा है ये डायग्राम? ये डायग्राम जो है इसमें सब डिवीज़न ऑफ जनरल्स बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? सब डिवीज़न ऑफ जनरल्स। मतलब जनरल में क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज होती हैं। यहाँ पर सब डिवीज़न ऑफ जनरल में क्या होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स बार बार होते हैं रेगुलर। तो अब वो यदि उनको भी उन्हीं के साथ कर देगी, जो जनरल एंट्रीज है उनके साथ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या करा गया है कि उन्हें कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहली होती है सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल जनरल्स, एंड दूसरा होता है जनरल प्रॉपर्स। स्पेशल जनरल बुक्स जो होती हैं उसमें ये पार्ट होते हैं। पहला होता है कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब जो ये कैश बुक है, इसे हम प्रीवियस चैप्टर में तो बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। आज यहाँ पर हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, साथ ही साथ जनरल प्रॉपर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ये सारी अदर बुक्स हैं और जो कैश बुक है वो मेन बुक है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है। अब इसमें नेक्स्ट सबसे पहले क्या समझना है हमको, देखते हैं। परचेज बुक, ध्यान से समझिए क्या होती है परचेज बुक। हमको पता ही है कि जब हम कोई परचेजिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या जनरल एंट्री करनी होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में खरीदा है तो कैश का लिख देते हैं, और यदि किसी से हमने क्रेडिट में खरीदा है तो उसका नाम लिख देते हैं। तो परचेज बुक अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज गुड्स विच आ फर्म डील यूजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर बात ध्यान रखने लायक एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परचेज बुक में हमेशा उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जो क्रेडिट में परचेज किए गए हैं। यदि परचेज कैश में किया गया है तो कहाँ पर आएगा? कैश बुक में आएगा। लेकिन यदि उधार परचेज किया गया है तो हमेशा उसे कहाँ पर लिखेंगे? परचेज बुक में लिखेंगे। यही इसकी खासियत है। कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ नॉन गुड्स लाइक फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है ना, इन चीज़ों को परचेज बुक में नहीं लिखते हैं। द एंट्रीज ऑफ द परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द basis of invoice received from the supplier with the amount net of the trade discount, list price, कैटलॉग प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। मतलब यहाँ पर जो अमाउंट लिखा जाता है ना, जब हमने कोई परचेज किया सामान उधार में और उसके बाद हमने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही परचेज बुक में उस अमाउंट को लिखा जाता है। इस तरीके से परचेज बुक का जनरल बनाया जाता है। सबसे पहले डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर्स इनवॉइस के थ्रू ही बनाया जाता है, इसलिए इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, फ्रेट या कार्टेज या टोटल। ठीक है ना, तो ये जो होता है वो एनालिस्ट जो हमने बनाया था ना, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, उसी तरह से होता है, जिसमें यदि फ्रेट या कार्टेज का भी कोई चार्ज लगा है तो उसे भी हमें बताना होता है। तो ये फॉर्मेट होता है परचेज बुक का। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसके कुछ फीचर भी होते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड ऑफ द
मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरर आर रिकॉर्ड इन द परचेज बुक। मैंने क्या बताया कि सिर्फ क्रेडिट परचेज वाले ही इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम नॉट डेल्ट इन सच एज ऑफिस फर्नीचर और द कंप्यूटर ऑफ ऑफिस यूज इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज यूज। ठीक है ना, यदि हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, ठीक है ना, फर्नीचर यदि हमने खरीदा है तो वो एसेट्स में आ जाएगा, तो वो भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, कोई एसेट्स को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश परचेज को भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। द एंट्रीज ऑफ परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। जो इनवॉइस हमें सेलर से रिसीव होती है, ठीक है ना, जिससे हमने सामान खरीदा है और उसने हमें जो इनवॉइस दी है उसके आधार पर परचेज बुक में एंट्री की जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से होती है सेल्स बुक। सेल्स बुक ऑफ द जनरल इज द सब्सिडरी बुक ऑफ स्पेशल जनरल इन विच क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स डेल्ट बाय द फर्म आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर भी जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो हमेशा क्रेडिट सेल की जाती है। कैश सेल यदि होगी तो कहाँ पर आ जाएगी, कैश सेल कैश बुक में आ जाएगी, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल की रिकॉर्डिंग होती है। यदि हमने किसी एसेट्स को सेल किया है तो वहाँ पर इसकी एंट्री नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ गुड्स को यदि हमने सेल किया है तो उसको ही लिखेंगे। यहाँ पर यदि कोई सेल एसेट्स का किया है तो उसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसे हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा जब गुड्स को सेल किया जाएगा सिर्फ उसी को लिखा जाएगा, एसेट्स को सेल करने पर यहाँ नहीं लिखा जाएगा, उसे कहाँ पर लिखा जाएगा, उसे जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा। परचेज बुक में क्या हुआ था, परचेज बुक में यदि हमने कोई कैश परचेज किया था तो हम कहाँ लिखते थे, कैश बुक में लिखते थे। इसी तरह से सेल्स में भी यदि हम कोई कैश सेल करेंगे तो हम उसे कैश बुक में लिखेंगे, लेकिन यदि हम कोई क्रेडिट सेल करेंगे तो उसे मुझे सेल्स बुक में लिखना होगा। ये फॉर्मेट दिया है, सेम वैसा ही है। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल वैल्यू, फ्रेट एंड कार्टेज एंड टोटल। क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, फीचर्स। इसके भी वही फीचर्स हैं कि सिर्फ क्रेडिट सेल को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट आइटम्स को लिखा जाता है, यदि कोई एसेट्स की सेल की गई है तो उसे जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है, यहाँ पर इनवॉइस के आधार पर ही एंट्रीज होती हैं। क्लियर। इसके बाद क्या है, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक आर द रिटर्न आउटवर्ड बुक। इट इज अ सब्सिडरी बुक मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ गुड्स और मटेरियल रिटर्न इनटू द सेलर ऑफ गुड्स दैट वर परचेज ऑन क्रेडिट। मैंने कोई सामान खरीदा था उधार पर, लेकिन वो मुझे सामान अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे वापस कर दिया, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मतलब हमने खरीदा हुआ सामान जब वापस कर दिया तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो उसकी यहाँ पर एंट्री होगी, मतलब उधार खरीदा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने कैश में खरीदा है और उसे वापस किया है तो यहाँ एंट्री करेंगे, नहीं। यदि आपने उधार सामान खरीदा है तभी आपको यहाँ पर उसकी एंट्री करनी होगी। नाइदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश और नॉर रिटर्न एनी एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ठीक है, ना ही कोई कैश में खरीदा हुआ सामान वापस यदि किया है तो उसकी एंट्री होगी, ना ही कैश में खरीदी गई कोई एसेट्स है वो वापस की है तो उसकी एंट्री होगी। सिर्फ उधार में खरीदे हुए सामान की ही जो वापस किया गया है उसकी एंट्री होगी। समझ में आई। जैसे गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल, यदि गुड्स इन कारणों से वापस हो जाता है। गुड्स आर डिफेक्टिव, गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट एंड द कस्टमर हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। मतलब ये रीजन है जिनके कारण आप उधार खरीदा हुआ सामान भी वापस कर सकते हो। यदि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इस तरीके से जब आप वापस करते हो खरीदा हुआ सामान, हमने पढ़ा था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, डेबिट नोट इस तरह से बनाया जाता है। ऑल केसेस द परचेजर प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड टू द सप्लायर। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट नोटिफाई द पर्सन द डेबिट हैज बीन मेड हिज अकाउंट। द रीजन ऑफ डेबिट इज ऑल्सो स्टेट द डेबिट नोट। मतलब डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है कि हमने जो आपसे सामान खरीदा था वो डिफेक्टिव है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे वापस कर रहे हैं, तो हम जो सामान वापस करते हैं ऐसा डेबिट नोट बनाकर उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि परचेज रिटर्न बुक का किस तरीके से फॉर्मेट बनता है। देखो ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। इसके बाद सेम ऐसी ही सेल्स रिटर्न बुक होती है। सेल्स रिटर्न जब हमने कोई सामान बेचा है लेकिन उधार पर बेचा है और वो बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ गया है, तब उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। ठीक है ना। उधार बेचा हुआ सामान यदि वापस आ जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न में लिखते हैं। यदि हमने कैश में बेचा था या किसी एसेट्स को बेचा था तब हम कभी भी सेल्स रिटर्न में नहीं लिखते हैं। सेम वही कंडीशन बताई
गई है। यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाया जाता है। क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है? जब हमें बेचा हुआ सामान परचेजर मुझे वापस कर देता है तो सेल करने वाला एक क्रेडिट नोट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि हाँ, आपने जो हमें सामान वापस किया है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। परचेजर हमेशा डेबिट नोट बनाता है और सेलर हमेशा क्रेडिट नोट बनाता है। ये तो आपको अभी तक आ ही गया होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से उसका फॉर्मेट बनता है। इसके बाद होता है जनरल प्रॉपर, ठीक है ना। जनरल प्रॉपर या जनरल, ठीक है ना। जनरल प्रॉपर मतलब परचेज बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश रिटर्न बुक के अलावा जो आखिरी बनता है जनरल प्रॉपर, इसमें छोटी मोटी चीज़ें लिखी जाती हैं। कैसे? जनरल प्रॉपर इज यूज टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट रिकॉर्डेड ऑफ एनी अदर बुक या सब्सिडरी बुक। ना इनकी कैश बुक में जगह है, ना इनकी अदर बुक्स में जगह है। तो यहाँ पर इन्हें लिखा जाता है जैसे ओपनिंग एंट्री, कुछ ऐसा गुड्स है जो हमारे पास बैलेंस शीट में जिसका रिकॉर्ड है कि भैया ये गुड्स बच गया था या इतना था हमारे पास, अब वो नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो हमें उसकी ओपनिंग एंट्री करनी है। तो हम कैसे करेंगे? जनरल प्रॉपर में कर देंगे। जैसे कोई सन्ड्री एसेट्स है तो उसे डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्लोजिंग एंट्री। यदि पूरे साल में हमने अपने गुड्स को सेल किया है या परचेज किया है, जो भी किया है, तो जो हमारे पास अमाउंट है या जो हमारे पास बचा हुआ सामान है तो उसकी हमें क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी, तभी तो हम उसको नेक्स्ट ईयर ले जाकर उसकी ओपनिंग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्री आर पास टू द एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज द अकाउंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ठीक है। हमारा कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, पूरे साल का जो रिकॉर्ड है वो 31 मार्च को हमें सब क्लोजिंग एंट्री में शो करना होता है। तो इस तरीके से क्लोजिंग एंट्री कर लेते हैं जनरल प्रॉपर में। इसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जनरल करते समय, लेजर करते समय, तो क्या करते हैं? कुछ रेक्टिफिकेशन मतलब जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधार करने के लिए कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास की जाती हैं, उनको भी जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। ट्रांसफर एंट्री, इफ द अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन अकाउंट टू अनदर सच अ ट्रांसफर इज ऑल्सो मेड थ्रू द जनरल एंट्री। जैसे मेरे पास कुछ पैसा था जो मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो उसकी मुझे भी एंट्री करनी होती है, तो वो भी जनरल प्रॉपर में करते हैं। और नेक्स्ट होती है, वो लास्ट होती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का क्या मतलब होता है? जैसे कुछ ऐसा अमाउंट जो हमें पेड करना था हमने किया नहीं है, या कुछ ऐसा अमाउंट जो हमको पहले ही मिल गया है। तो जैसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। तो ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या होती हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता ही है, ऐसे खर्चे जो हमने पहले एडवांस में कर दिए, हमें करने थे। दूसरे हैं एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ ऐसी इनकम जो हमें नेक्स्ट मंथ रिसीव होनी थी लेकिन अभी रिसीव हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कोई कैपिटल बिजनेस में लगाई थी, उसका हमें इंटरेस्ट मिल गया। डेप्रिसिएशन, जैसे कोई फॉल वैल्यू होती है किसी भी एसेट्स की, उन्हें भी हम कहाँ पर लिखते हैं? उन्हें भी हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज मैंने अदर बुक्स का पूरा आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा दिया है। अब इसके हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। यदि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।